1947 आज़ादी का वो साल। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली हालत यानी ज़मीनी हकीकत क्या थी? इस एक्सप्लेनर में आइए उसी दौर की कुछ चौंकाने वाली और बुनियादी वास्तविकताओं पर एक नज़र डालते हैं। सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, सिर्फ 12%। जब ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तब देश की कुल साक्षरता दर बस इतनी ही थी। सच कहें तो ये अकेला आंकड़ा ही उस समय की भयंकर सामाजिक और आर्थिक बदहाली की पूरी कहानी बयां कर देता है। और साक्षरता ही नहीं, स्वास्थ्य का हाल तो और भी बुरा था। उस दौर में एक इंसान की औसत उम्र यानी जीवन प्रत्याशा महज 32 साल हुआ करती थी। जरा सोचिए, सिर्फ 32 साल। ये आंकड़ा उस समय की भयानक गरीबी और जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करता है। तो इस पूरे परिदृश्य को अच्छे से समझने के लिए हमारा ये एक्सप्लेनर कुछ अहम हिस्सों में बटा है। पहले हम आज़ादी के समय की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, फिर कृषि और जमींदारी प्रथा की बात करेंगे, उसके बाद भारतीय उद्योगों का पतन, धन की निकासी और आखिर में आज़ादी के बाद हुए भूमि सुधारों को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था, एक अवलोकन। देखिए, लगभग 200 सालों की ब्रिटिश नीतियों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। प्रति व्यक्ति आय इतनी कम थी कि पूछिए मत। गरीबी हर तरफ फैली थी, जन्म और मृत्यु दरें आसमान छू रही थी, और सबसे दुखद बात, शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार थी। मतलब पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 218 जीवित नहीं बच पाते थे। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कृषि और जमींदारी प्रथा, और ये समझते हैं कि इस ठहराव के असल कारण क्या थे। इस चार्ट पर गौर कीजिए। लगभग 72%, जी हाँ, देश का 72% कार्यबल सीधे तौर पर खेती से जुड़ा हुआ था। बाकी 28% अन्य क्षेत्रों में थे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के खेती पर निर्भर होने के बावजूद पैदावार और तरक्की के नाम पर वहां सिर्फ अक्षमताएं और संसाधनों की भारी कमी ही थी। और इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह थी जमींदारी प्रथा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। आसान शब्दों में कहें तो इसने बिचौलियों का एक ऐसा परजीवी वर्ग पैदा कर दिया जो खेती में बिना एक भी रुपया निवेश किए गरीब किसानों से मनमाना लगान वसूलता था। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और असली किसानों से उनकी बुनियादी सुरक्षा भी छीन ली गई। कोड़ में खाज तो तब हो गई जब किसानों को चावल और गेहूं जैसी जरूरी खाद्य फसलों की बजाय जबरदस्ती नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया जाने लगा। अंग्रेजों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था। नतीजा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म होने लगी और देश को बार बार भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, भारतीय उद्योगों का पतन, जिसे हम विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। ये तुलना देखिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अंग्रेजों के आने से पहले का भारत दुनिया भर में बेहतरीन रेशम, सूती कपड़ों और हस्तशिल्प का सबसे बड़ा निर्यातक था। लेकिन औपनिवेशिक काल आते आते यही भारत महज कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन की मशीनों से बने सामानों का खरीदार बनकर रह गया। पूरी तरह से एक रिवर्स गियर। और ध्यान रहे, हमारे हस्तशिल्प उद्योग का ये पतन कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। कैसे? भेदभावपूर्ण टैरिफ नीतियों के जरिए। ब्रिटिश सामान बिना किसी टैक्स के भारत आता था, भारतीय कच्चा माल बिना टैक्स के ब्रिटेन जाता था। लेकिन अगर कोई भारतीय हस्तशिल्प बाहर भेजना चाहे तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाता था। इस एक नीति ने लाखों शिल्पकारों को रातों रात सड़क पर ला दिया। अब हम एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर है, धन की निकासी यानी सीधा आर्थिक शोषण। धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस शब्द का सीधा मतलब है कि भारत जो भी पैसा निर्यात करके कमाता था वो भारत के विकास में नहीं बल्कि अंग्रेजों के प्रशासनिक और युद्ध के खर्चों को उठाने में चला जाता था। मतलब हमारी मेहनत, हमारा पैसा, लेकिन बदले में हमें ठेंगा मिला। एक तरफा खजाना ब्रिटेन की तरफ बह रहा था। इन सब चुनौतियों के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, आज़ादी के बाद के भूमि सुधार, जो 1947 से 1970 के बीच हुए। जब देश आज़ाद हुआ तो इस पूरी टूटी हुई कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए नई सरकार ने मुख्य रूप से 4 बड़े कदम उठाए। पहला, बिचौलियों का उन्मूलन। दूसरा, काश्तकारी सुधार। तीसरा, भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। और चौथा,
भूदान आंदोलन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत थी जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना। बिचौलियों के खत्म होने से वो पुरानी सामंती व्यवस्था टूट गई। इसका असर ये हुआ कि लगभग 2 करोड़ किसान जो अब तक पिस रहे थे वो सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब बात जमीन की अधिकतम सीमा यानी लैंड सीलिंग तय करने की आई, तो जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर राज्य का अपना अलग ही राग था। नियमों को लागू करने में इतनी असमानता थी कि पूछिए मत। एक राज्य में कुछ नियम तो दूसरे में बिल्कुल अलग। और तो और कानूनों में इतनी खामियां और छूट थीं कि बड़े जमींदारों ने मजे से अपनी जमीनें बचा लीं। कहा गया कि चाय, कॉफी और गन्ने के बागानों पर ये सीलिंग लागू नहीं होगी। बस फिर क्या था, इसी बहाने हजारों एकड़ जमीन बचा ली गई। नतीजा ये हुआ कि जो जमीन गरीबों में बंटनी चाहिए थी वो कभी उनके हाथ लगी ही नहीं। इसी दौरान 1951 में विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया। विचार बहुत नेक था कि लोग अपनी मर्जी से जमीन दान करें। 42.6 लाख एकड़ जमीन मिली भी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था। दान में मिली करीब 17.3 लाख एकड़ जमीन या तो बंजर थी, जहां खेती हो ही नहीं सकती थी, या फिर वो कानूनी विवादों में फंसी थी। तो इस प्रयास को भी बहुत सीमित कामयाबी ही मिल पाई। तो अगर इन सारे सुधारों का निचोड़ निकालें तो परिणाम काफी मिले जुले रहे। हाँ, ऊपर ऊपर से सामंतवाद का अंत हो गया था, लेकिन जमीन के मालिकाना हक में गहरी असमानता अब भी कायम थी। ये आंकड़ा सुनिए, 1971 आते आते भी देश की कुल जमीन का 54% हिस्सा महज ऊपर के 10% लोगों के कब्जे में था। असमानता की जड़ें अभी भी बहुत गहरी थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या शुरुआती दौर के ये भूमि सुधार और आर्थिक नीतियां सचमुच उन 200 सालों के औपनिवेशिक शोषण को मिटाने के लिए काफी थीं, या फिर हमें कुछ और करने की जरूरत थी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।